छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह जनवरी असाइनमेंट 6 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान हिंदी माध्यम। पूर्णांक आपका 20 है। यहाँ पे दिया हुआ निर्देश क्या दिए हुए हैं, दिए गए सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। जैसा आपको निर्देशन दिया वैसे ही, यानी इंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये प्रश्न दिया हुआ आपका, क्या होगा जब समीकरण लिखनी है। तो नंबर 1 है एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाए। तो बच्चों देखिए ये है एथेनॉल है, ये एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 डिग्री से गर्म करने पर OH और समीप स्थित हाइड्रोजन कार्बन जुड़कर पानी बनकर अलग हो जाते हैं। इस तरह एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन बनती है। तो बच्चों ये दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज है, ये एथेनॉल है। ये एथेनॉल है। एथेनॉल को जब गर्म करते हैं सांद्र तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल आपका यहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद जो भी बनती है तो उसका नाम एथीन है और ये जल का अणु अलग हो जाता है। ये समीकरण भी लिखनी है आपको साथ में। अब ये दो क्वेश्चन एक साथ हैं, सीरा और ये सिक्रोज को पानी में सिरे में ईस्ट मिलाया जाता है और सिक्रोज को पानी के साथ इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में रखा जाता है। तो बच्चों ये दोनों प्रश्न एक साथ है। यहाँ पर यह है एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन किण्वन विधि से किया जाता है। इसके लिए गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल पृथक कर लेने के बाद पीले रंग का गाढ़ा रंग चाशनी जैसा द्रव जिसे सिरा कहते हैं का उपयोग किया जाता है। सिरे में पानी मिलाकर इसे तनु किया जाता है, उसका सांद्रण 8 से 10% हो जाए, फिर इस विलयन में अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है जो ईस्ट की वृद्धि में काम आता है। उक्त विलयन में थोड़ी सी मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दी जाएगी। सल्फ्यूरिक अम्ल से ईस्ट की वृद्धि में सहायक होता है तथा अन्य जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ये स्यूक्रोज है बच्चों, स्यूक्रोज यानी C12H22O11 स्यूक्रोज है और ये जल के साथ है। यहाँ ईस्ट होता है बच्चा, ईस्ट यानी खमीर जिसको बोलते हैं, खमीर की बात की गई थी इसमें। ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बना लेता है और क्या बनाता है, फ्रक्टोज। दोनों के सूत्र एक ही हैं, C6H12O6 और यहाँ पर भी C6H12O6। दूसरी बात इसने जो कही थी क्वेश्चन में एक और ये कही थी, सिक्रोज का हो गया पानी के साथ, सिरे में ईस्ट मिलाया जाता है, मतलब उसका भी एक और समीकरण जो बची हुई है वो भी समीकरण आपको देनी है, ये वाली देनी है। ये इसमें से क्या होता है, ग्लूकोज होता है बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पे। ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो भी होता है इन दोनों को ले लेता है ये। ग्लूकोज में जाइमेस जो होता है वो भी ईस्ट में ही होता है बच्चा, खमीर होता है, ये ईस्ट में ही पाया जाता है ये। और ये क्या बनाता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एथिल अल्कोहल बनाने के काम आता है ये हमारे। अब आगे बढ़ते हैं जरा अगले प्रश्न की तरफ। ये अभी एक और रह गया था हमारा, कौन सी रिएक्शन रह गई है इसमें से, देखो ये तीसरे नंबर की रहेगी, एसिटिक अम्ल की सोडियम के साथ अभिक्रिया। जरा देखते हैं एसिटिक अम्ल सोडियम के साथ करके क्या बनाता है। ये एसिटिक अम्ल है और ये है सोडियम। जब ये एसिटिक अम्ल सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो ये सोडियम एसीटेट बनाता है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। और ये हाइड्रोजन गैस बना देता है। हाइड्रोजन गैस भी देता है साथ में, तो सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस देता है। ये समीकरण भी आपको लिखने हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका नंबर 2 प्रश्न है, एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र सिरका विधि को चित्र सहित लिखिए। तो ये जो है आपका 4 नंबर का है, 2+2 करके, तो चित्र के 2 नंबर है और बाकी सब लिखने के हैं नंबर। चलिए देखते हैं, यह है एथेनोइक अम्ल, सिरका या एसिटिक अम्ल जिसे बोलते हैं, का औद्योगिक उत्पादन पूछा गया आपसे। एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन अल्कोहल से किण्वन द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक ऐसे बर्तन का उपयोग किया जाता है जिसमें नीचे से वायु के लिए छिद्र बने रहते हैं। तो ये छिद्र बना हुआ देखो बच्चों, यहाँ पे ये आपको छिद्रयुक्त प्लेटें दिखाई दे रही हैं। ये एथेनॉल का 10% विलयन यहाँ से डाला जाता है, इस जगह से डाला जाता है ये एथेनॉल का विलयन। अब ये एथेनॉल का विलयन यहाँ से होता हुआ जब यहाँ आता है तो यहाँ पर जो है आपको छिद्रयुक्त प्लेटें मिलती हैं। ये सब छिद्रयुक्त प्लेटें ये जो दिखाई दे रही है छिद्रयुक्त है, यहाँ पे छिद्र का।
सारे छिद्र युक्त हैं। ये यहाँ पर से अल्कोहल आता है, यहाँ से भी अल्कोहल आता है, यहाँ से भी अल्कोहल आता है, बाकी सब लकड़ी के, इसमें पूरा लकड़ी का बर्तन बना हुआ होता है। और नीचे जो है लकड़ी की छीलन डली हुई होती है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे लकड़ी की ये छीलन डली हुई है यहाँ पे, तो ये सारी लकड़ी की छीलन डाल दी जाती है। और वायु के लिए क्या होता है, वायु के लिए छिद्र होता है। यहाँ पे ये बड़े बड़े छिद्र बने हुए गोल से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये गोल सा छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, ये भी गोल सा एक छिद्र दिखाई दे रहा है। यहाँ से वायु इसमें आती रहती है। और इसके बाद छनने के बाद यहाँ पर जब आ जाता है तो ये जो बनता है, ये क्या चीज बनता है, ये सिरका बन जाता है। सिरका आपको यहाँ दिखाया गया। ये क्या है, एथेनोइक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि है। तो इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। चित्र का ये लेबलिंग यानी जो ये नाम दिए गए हैं, नाम भी आप लोगों को अच्छी तरह से लिख लेना है। थोड़ा सा ये वर्णन लिखना है बच्चों। बर्तन में लकड़ी की छीलन भरकर अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या करता है, जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक होता है, मतलब उनको वृद्धि करने के काम आता है, खाने के काम आता है उनके। तो फिर इसमें 10% एथेनॉल ऊपर से धीरे धीरे डाला जाता है। एकदम से नहीं डालना होता, बहुत धीमे धीमे डालते हैं। किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप, यानी किण्वन होता है, पात्र के सबसे निचले हिस्से में एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, यानी एस्टिकम प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त एथेनोइक अम्ल सिरका कहलाता है। इसमें एथेनोइक अम्ल की सांद्रता 3 से 4% होती है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल जिसमें जल ना हो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहलाता है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सी होता है। इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, सिरका जो है मिल जाता है। ये जो पूछा गया था आपका शीघ्र सिरका विधि, तो सिरका यानी एसिटिक अम्ल का निर्माण इस विधि से हम आसानी से कर लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण से संबंधित निम्न परिभाषित शब्दों को परिभाषित कीजिए। परिभाषाएं देनी केवल, जैसे नंबर 1 है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा दी जा रही है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को जो कल्पनागत होता है को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा है वक्रता त्रिज्या। चलिए वक्रता त्रिज्या को देख लेते हैं क्या है ये। वक्रता त्रिज्या ये दी हुई है आपको, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा यहाँ दिखाई दे रही है। ये परिभाषा है ध्रुव की और द्वारक की। चलिए इन दोनों की भी परिभाषा हम दे लेते हैं। तो सबसे पहले ध्रुव की देख लेते हैं। ये ध्रुव है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और नंबर 4 आता है, द्वारक की भी बात इसने कही है, तो द्वारक भी देख लीजिए क्या है। तो गोलीय दर्पण के वक्रीय पृष्ठ की एक सीमा रेखा होती है जिसके व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना, सारी चीजें आप लोगों को स्पष्ट कर दी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वक्रता केंद्र है, फिर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ध्रुव है और द्वारक है। ये आपको चित्र दिखाया हुआ है जिसमें सबसे पहले ये अवतल दर्पण दिखा रहे हैं हम, अवतल दर्पण। और ये क्या है, उत्तल दर्पण है। बच्चों ये ध्यान रखना, उत्तल दर्पण। तो ये दोनों दर्पण दिखाएंगे जिसमें ये देखो ये केंद्र है, आपको वक्रता केंद्र दिखाया हुआ है। इस जगह पे वक्रता केंद्र है। ये यहाँ पर P जो है ये ध्रुव है, आपको दिखा रखा है। ये देखो ध्रुव है, P से दिखाया गया है। और इनके बीच की दूरी जो है ये वक्रता त्रिज्या R से दिखाई गई है। और ये जो M से दिखाई दे रहा है, M हो गया, P हो गया और M डैश, इसको पूरे को द्वारक बोलते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ये द्वारक होता है पूरा का पूरा। और ऐसे उत्तल दर्पण में भी ये ध्रुव आपको दिखाया P बिंदु से, देखो ध्यान से, ये ध्रुव हो गया। और ये केंद्र जो है वक्रता केंद्र है, ये दिखाया गया यहाँ पे। और ये वक्रता त्रिज्या यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या है, जो कि R से दिखाया गया। तो ये चित्र भी आप लोगों को बना लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। ये अब चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, अवतल लेंस के सम्मुख रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब के आकार व प्रकृति को लिखिए। चलिए ये प्रतिबिंब आपको दिखा रखा बना करके, जब वस्तु दर्पण C के पीछे होती है तब बनाया गया, यानी कि ये वक्रता केंद्र के पीछे रखी ये वस्तु रखी हुई है। यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ये एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो पहली प्रकाश किरण ये मुख्य के समांतर आती है और फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती है और ये जहां पर भी काटते हैं एक दूसरे को वापस लौट आती है, और ये जहां काटते हैं एक दूसरे को यही प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये वस्तु आप A B मान लीजिए
और इसको वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ए डैश और बी डैश है, कैसा है, उल्टा है। तो इसके बारे में लिखना है, तो यहाँ आकार प्रकृति के बारे में बताना है। तो वस्तु क्या है, वस्तु का आकार वस्तु का आकार नहीं बताना है बच्चों, प्रतिबिंब का आकार बताना है। तो चलो पहले प्रतिबिंब का आकार लिखना है हमें। तो यहां लिखना है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यहाँ पे वस्तु से बड़ा, और क्या होगा, सीधा होगा। सीधा नहीं है बच्चों, ये उल्टा है प्रतिबिंब इसमें, तो प्रतिबिंब को उल्टा पलट दीजिए, वस्तु से बड़ा और उल्टा वस्तु की ओर वास्तविक बनता है। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। यह प्रतिबिंब क्या है, C व F के बीच बनता है। इतनी चीजें आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये अगला प्रश्न आ गया है, यह है प्रश्न 5 यानी अंतिम प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण है तो F इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु स्थित है, यानी ये U हो गया, ये कितना हो गया, माइनस का 15 सेंटीमीटर। चलिए ये भी ठीक है, स्थित है। तो इस दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। सब कुछ ज्ञात करना है तो पहले V निकाल लेते हैं हम। तो V निकालेंगे तभी कुछ पता चलेगा। तो सूत्र इसका क्या होता है बच्चों, ये 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U। दर्पण में ये प्लस होता है तो F का मान रख दीजिए, तो माइनस का 1/10 हो जाएगा ये, और यहाँ 1/V निकालना है और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 1/-15 हो जाएगा। तो ये माइनस का 1/10 हो गया बराबर 1/V है, ये माइनस का 1/15 हो गया। तो इसको इधर भेज दीजिए, तो 1/V का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/15 और माइनस का 1/10 हो जाएगा। इसका लघुत्तम ले लेते हैं, जरा क्या आता है देखते हैं। तो ये लघुत्तम ले लिया हमने, तो लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ 1/V तो चल ही रहा था, तो 30 हो गया इसका लघुत्तम। तो 15 दूनी 30 2 आ गया, और 10 तिया 30 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1/V बराबर कितना हो गया, माइनस का 1/30 हो गया। तो V का मान कितना आ गया, -3, यानी ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। -3 सेंटीमीटर एक तो आंसर आ गया इसका। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, आवर्धन के लिए भी सूत्र लगा लेते हैं। आवर्धन जो होता है बराबर होता है, यानी M से दिखाते हैं, तो M बराबर होता है V/U। जरा रख लीजिए, V का मान कितना है बच्चों, V का मान आया है 30, तो यहाँ 30 ले लीजिए, और U का मान कितना है, 15 है, तो ये 15 हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा आवर्धन जो 2 हो जाएगा, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बनना, ध्यान रखना, उल्टा प्रतिबिंब। तो आवर्धन जो है ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए यहां माइनस का 2 लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये जो है आपका आज का असाइनमेंट समाप्त हो रहा है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अपनी कॉपी आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे मेरी वीडियो को देखने के लिए।